हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अच्छा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग फिर से। बिहार का इतिहास पढ़ रहे थे 10th नंबर चैप्टर। उसमें हमने क्या पढ़ा था? बिहार का संक्षिप्त इतिहास, ऐतिहासिक कालक्रम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें ईसा पूर्व कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं ईसवी सन के बारे में, कि यानी कि ईसा पूर्व जो कंप्लीट हो गया, ईसवी सन में कौन कौन सी घटनाएं जो मेन हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम आपको याद रखना, ईसवी सन जो भी दिया रहेगा उसको याद रखना। उसे याद रखोगे तो क्या होगा, आपको हिस्ट्री याद करने में आसानी होगी, रिलेट करके आप याद कर पाओगे। और सेम चीज़ ही है जो हमने पढ़ाया था बिहार के इतिहास में, जो भी मैंने डिटेल में बताया था वही सेम टू सेम है, लेकिन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, ईसवी सन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ईसा पूर्व कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 320 से लेकर 335 ईस्वी। ईस्वी में क्या होता है, डेट हमेशा बढ़ता है कि नहीं। तो ईस्वी सन लिखा हुआ 320 से लेकर 335 ईस्वी में क्या हुआ है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल रहा है। चंद्रगुप्त प्रथम कौन रहे हैं? ये चंद्रगुप्त प्रथम कौन रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त प्रथम में अंतर आपको बताए थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये है आपका गुप्त वंश का संस्थापक, चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त वंश का शासनकाल कब रहा है? 320 से लेकर 550 ईस्वी के बीच में रहा है। और जिसमें चंद्रगुप्त ने कब तक शासन करा है? प्रथम 320 से लेकर 335 ईस्वी तक। तो वही बात बोला गया कि चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल पूछ सकता है आप एग्जाम में। चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल क्या है, कब से कब रहा है? तो 320 से लेकर 335 ईस्वी तक रहा है। 320 में क्या हुआ था? तो गुप्त संवत का आरंभ हुआ था। गुप्त संवत मतलब गुप्त वंश का आरंभ हुआ था 320 ईस्वी में। क्लियर है? संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम ही थे। 335 से लेकर 380 के बीच में क्या हुआ? समुद्रगुप्त का शासनकाल रहा है। समुद्रगुप्त ये भी गुप्त वंश से रिलेटेड है। 335 से लेकर 380 तक इन्होंने शासन करा। समुद्रगुप्त ये भी पूछ जाएंगे। ये भी क्या है? गुप्त, क्या बोलते हैं, गुप्त वंश के क्या रहे हैं? राजा रहे हैं। देखो यहाँ पे ध्यान दो, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद बने हैं समुद्रगुप्त, है कि नहीं। 335 से लेकर 375, तो सेम ही चीज़ है। ध्यान देना आप। देखा 380 से लेकर 415 में क्या हुआ? 380 से लेकर 415 ईस्वी के बीच में क्या? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम क्या है? विक्रमादित्य। आपको बताया था कि विक्रमादित्य किसको बोलते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को बोलते हैं। और इन्होंने शासन कब से कब करा? तो 380 से लेकर 415 ईस्वी तक इन्होंने शासन करा। नेक्स्ट आता है फाहियान का भ्रमण काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाहियान क्या आया था? भारत घूमने आया था। 405 से लेकर 411 ईस्वी के बीच में आया था फाहियान। अब देखो ध्यान देना आपको, 405 से लेकर 411 ईस्वी किसका शासनकाल रहा होगा, किस वंश का शासन रहा होगा? तो यहाँ देखो 405 से लेकर 411, देखो गुप्त वंश तो नहीं रहा। देखो 320 से लेकर क्या है, 550 के बीच में है, तो गुप्त वंश का ही शासन कर रहा होगा। ध्यान से देखो 405 से 411 ईस्वी है ओनली, तो क्या है? गुप्त वंश के शासनकाल में ही आएंगे। तो ये भी पूछ सकते हैं फाहियान किसके शासनकाल में आया था, किस वंश के शासनकाल में आया था? तो याद रखना गुप्त वंश के शासनकाल में आया था। और 405 से लेकर 411 के बीच में फाहियान आया था। तो ध्यान देना है, यहाँ देखो किसका शासन रहा होगा, किस राजा का शासनकाल रहा होगा, कब है फाहियान का? तो फाहियान ने 405 से लेकर 411, यहाँ ध्यान दो 405 से 411। तो देखो यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही आया होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब रहा है? 380 से लेकर 413 के बीच में रहा है कि नहीं। तो इसी समय आया होगा फाहियान, है कि नहीं। 405 से लेकर 411 के बीच में आया, यानी कि फाहियान जो आया चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था भारत का भ्रमण करने। क्लियर है? 415 से लेकर 455 के बीच में किसका शासन रहा? कुमारगुप्त प्रथम का शासन रहा। कुमारगुप्त प्रथम ये शासन कब से कब करा? तो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक करा इन्होंने। और इन्हीं के शासनकाल में क्या हुआ? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये पूछा जा सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था, जो पुराना वाला है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुआ था किन के शासनकाल में हुआ था? तो कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्लियर है? 415 से 455 के बीच में ही हुआ था। क्लियर है? नेक्स्ट लगा 455 से लेकर 467 के बीच में किसका शासन रहा? तो स्कंदगुप्त का शासन रहा। 455 से लेकर 467 स्कंदगुप्त का शासन रहा, यानी कि कुमारगुप्त के बाद कौन आया? स्कंदगुप्त आया। और 455 में क्या हुआ था? 455 ईस्वी में हुआ था हुआनों का आक्रमण था। हुन 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 पूछा गया हुनों का आक्रमण किस ईस्वी में हुआ था? हुनों का आक्रमण तो 455 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो 467 से लेकर 495 ईस्वी, 467 से लेकर 495 बुद्धगुप्त का शासनकाल रहा। बुद्धगुप्त 467 से लेकर 494 बुद्धगुप्त का शासनकाल रहा। उसके बाद बढ़ते हैं 495 से लेकर 510 के बीच में क्या था? भानुगुप्त का शासन रहा। भानुगुप्त, बुद्धगुप्त कौन है? भानुगुप्त है। 495 से लेकर 510 ईस्वी के बीच में उन्होंने शासन करा, भानुगुप्त। और इन्हीं के समय क्या गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ, यानी कि अंतिम शासक पूछेगा कि गुप्त साम्राज्य कौन है, तो भानुगुप्त है। और इन्हीं के समय क्या हुआ, यानी 510 ईस्वी में ही क्या हुआ? गुप्त वंश का क्या हुआ? साम्राज्य का अंत हो गया। क्लियर है? तो ये था कुल मिलाकर मान के चलो। तो ये क्या था? पूरे के पूरे किसके बारे में पढ़ा? गुप्त वंश के बारे में पढ़ा। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। 530 ईस्वी में क्या हुआ था? मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक, प्रवर्ती को यानी कि
गुप्त के बाद के शासन, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक 530 ईस्वी में बने। वंश का उत्सर्जन हुआ। प्रवर्ती गुप्त अलग है, गुप्त शासन मतलब क्या, गुप्त हो गया, प्रवर्ती गुप्त मतलब गुप्त के बाद का शासन, उसी को बोलते हैं क्या, प्रवर्ती गुप्त। क्लियर है। तो प्रवर्ती गुप्त शासन का वंश का उत्कर्ष का हुआ था 530 ईस्वी में हुआ। क्लियर है। और फिर लिखा हुआ 635 ईस्वी में क्या हुआ, तो वान च्वांग का बिहार यात्रा आया। कौन है, वान च्वांग। वान च्वांग कहाँ आया था, बिहार घूमने आया था। याद रखना है, पूछ सकता है कि बिहार घूमने वान च्वांग कब आया था, तो 635 ईस्वी में आया था, 635 ईस्वी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 673 ईस्वी में क्या हुआ था, इत्सिंग का बिहार यात्रा हुआ था। ये देखो जितने भी आपको घूमने वाले व्यक्ति हैं सबका नाम याद रखना। जैसे कि फायान आया था 405 से लेकर 411 के बीच उसका भ्रमण काल रहा, इतने साल तक वो भारत में रहा, घूमा 405 से लेकर 411। उसके बाद फिर आपको याद रखना किसके बारे में, वान चुआंग के बारे में रहना कि 635 ईस्वी में आया था। उसके बाद कौन आया था, इत्सिंग आया था 673 ईस्वी में आया था। एकदम ईस्वी जरूर पूछेगा कि इत्सिंग बिहार कब आया था, किस ईस्वी में आया था, तो 673 ईस्वी में। अब आते हैं पाल वंश का शासनकाल कब से रहा है, तो 750 से लेकर 1175 ईस्वी तक। 750 से लेकर 1175 ईस्वी तक रहा पाल वंश का शासनकाल। क्लियर है। पाल वंश का शासनकाल 750 से लेकर 1175 ईस्वी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 750 से लेकर 770 तक किसका रहा, गोपाल का शासक रहा। गोपाल कौन था, पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, है कि नहीं। तो गोपाल ने कब शासन करा, कब से कब के बीच में, तो 750 से लेकर 770 ईस्वी के बीच में शासन करा इन्होंने। 750 से लेकर 770 ईस्वी गोपाल का शासनकाल। और इसी ने क्या लिखा, आदित्यपुरी की स्थापना करा। आदित्यपुरी बिहार पूछ सकता है आपका कि आदित्यपुरी बिहार की स्थापना कब हुआ था, तो 750 से लेकर 770 के बीच में हुआ था। आदंत को लिखा ओदंतपुरी, ओदंतपुरी। और किसके शासन में हुआ था, गोपाल के शासनकाल में। गोपाल कौन था, तो पाल वंश का संस्थापक था। ऐसे रिलेट करके याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं 770 से लेकर 810 के बीच में धर्मपाल का शासन रहा। धर्मपाल कब से कब के बीच में शासन करा, 770 से लेकर 810, यानी कि गोपाल के बाद कौन बना उत्तराधिकारी, धर्मपाल बना। और धर्मपाल ने शासन करा 770 से लेकर 810 ईस्वी तक करा। और इसने विक्रमशिला बिहार की स्थापना करा। देखो विक्रमशिला बिहार की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विक्रमशिला बिहार की स्थापना किसने करा था, तो धर्मपाल ने करा था। कब से कब के बीच में स्थापित किया गया था, तो 770 से लेकर 810 ईस्वी के बीच में विक्रमशिला बिहार को बनाया गया। क्लियर है। विक्रमशिला बिहार की स्थापना धर्मपाल के शासनकाल में। नेक्स्ट बढ़ते हैं 810 से लेकर 855 में कौन आया, देवपाल आया। देवपाल ने शासन कब करा, 810 से लेकर 855 ईस्वी तक। ठीक है। और उसने क्या, पालन के लिए संस्कृति प्रगति की, पालकालीन संस्कृति की प्रगति, यानी कि विस्तार किसने करा, प्रगति करना यानी कि उसका बढ़ावा चढ़ावा देना, है कि नहीं। तो पालकालीन संस्कृति का प्रगति किसने करवाया या विकास किसने करा सबसे ज़्यादा, तो देवपाल ने करा। क्लियर है। ये भी सवाल आया है कि पालकालीन संस्कृति का प्रगति किसने करवाया, तो देवपाल ने करवाया। क्लियर है। या किसके शासनकाल में हुआ, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट सवाल आता है कि 858 से लेकर 912 ईस्वी में इसने कौन है, किसका शासनकाल है, नारायण पाल का शासनकाल है। नारायण पाल कब से कब से, 858 से लेकर 912 ईस्वी। 858 ईस्वी से लेकर 912 ईस्वी नारायण पाल का शासनकाल। नेक्स्ट पढ़ते हैं 912 से लेकर 936 ईस्वी। 912 से लेकर 936 ईस्वी तक राज्यपाल का शासनकाल। राज्यपाल ये पद का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम राज्यपाल है, समझे। राज्यपाल का शासन रहा, यानी राज्यपाल एक राजा का नाम था, राज्यपाल। क्लियर है। तो राज्यपाल का शासनकाल 912 से लेकर 936 ईस्वी तक। उसके बाद 1095 से लेकर 1197 सेन वंश का बिहार में शासनकाल रहा। सेन वंश, देखो जैसे ही पाल वंश खत्म हुआ बिहार में, तो 1195 से लेकर 1197 कुछ किसका रहा, तो सेन वंश का बिहार में क्या रहा, शासनकाल रहा। यही बोला सेन वंश का शासनकाल कब से कब रहा, तो 1095 से लेकर 1197 ईस्वी तक। समझ गए। सेन वंश का लिखा हुआ है 1197 से 1198 के जो उत्तर बिहार में कनाट वंश का उदय हुआ। कौन सा वंश, कनाट वंश। उत्तर बिहार में, उत्तरी बिहार में कनाट वंश का क्या हुआ, उदय हुआ, यानी कि आरंभ हुआ। कब से कब के बीच में, तो 1997 से लेकर 1990 नहीं है 1097 है, यानी 1097 से लेकर 1098 के बीच में। 1097 से 1098 के बीच में क्या हुआ, उत्तर बिहार में कनाट वंश का उदय हुआ। सवाल पूछ सकते हैं कनाट वंश का उदय किस ईस्वी में हुआ, तो सीधे बोलना है 1097 98। क्लियर है। 1180 में क्या हुआ, 1180 में ध्यान देना है, इमाम ताज फ़कीर द्वारा मनेर में निवास ग्रहण किया गया। इमाम ताज फ़कीर, एक फ़कीर था जिसका नाम क्या था, इमाम ताज। इसने मनेर में क्या करा, निवास ग्रहण करा, यानी कि मनेर में रहना शुरू कर दिया, इमाम ताज फ़कीर। ठीक है। ये भी नाम याद रखना होगा। 1180 में इन्होंने ऐसा करा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1197 98।
1197-98 यानी कि इसमें क्या हुआ, तो इब्ने बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मण सेन पराजित हुआ। इब्ने बख्तियार खिलजी द्वारा कौन पराजित हुआ? लक्ष्मण पराजित हुआ, लक्ष्मण सेन पराजित हुआ। लक्ष्मण सेन कौन था? राजा था। ये नहीं कि लक्ष्मण राम लक्ष्मण वाला लक्ष्मण नहीं है ये। लक्ष्मण सेन एक राजा थे, नॉर्मल राजा, जिनको इब्ने बख्तियार खिलजी द्वारा क्या 1197-98 में उनको हरा दिया गया। और बिहार में तुर्क का सत्ता स्थापित हुआ। तुर्क, ये भी सवाल आ गया, तुर्क सत्ता कब स्थापित हुआ बिहार में? तो 1197 से लेकर 1198 के बीच में। फिर क्या हुआ, 1290 से लेकर 1381 के बीच में बिहार में सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सफरुद्दीन अहिया मनेरी का जीवन काल रहा। एक सूफी संत जो काफ़ी ज़्यादा हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, कौन थे? नाम है मखदूम सफरुद्दीन अहिया। मखदूम सफरुद्दीन अहिया मनेरी, पूरा इनका नाम ये है, का जीवन काल रहा, यानी कि 1290 से लेकर 1381 तक ये इन्होंने बिहार में क्या करा। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत है, तो इनका जीवन काल रहा, यानी कि ये पैदा हुए और फिर 1380 में मर गया। क्लियर है? तो पूछ सकता है कि मखदूम सफरुद्दीन अहिया कहाँ से थे? तो बिहार के सुप्रसिद्ध क्या थे? सूफी संत थे। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं 1324-25। 1324-25 में क्या हुआ, तो गियासुद्दीन तुगलक का उत्तर बिहार में अभियान चलाया गया और कनाट वंश को अंत कर दिया। जैसे हमने क्या पढ़ा था, कनाट वंश का उदय कब हुआ था? हमने क्या पढ़ा था, कनाट वंश का उदय हुआ था 1097 से लेकर 1098 के बीच में, और इसका अंत कब कर दिया गया? और इसका अंत कर दिया गया 1324-25 के बीच में। अंत कर दिया गया किसके द्वारा? तो गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा। गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा क्या हुआ, कनाट वंश का क्या करा गया? अंत कर दिया गया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1300 क्या लिखा हुआ, 1359-60 के बीच में फिरोज शाह का बिहार में क्या हुआ? अभियान चलाया गया और झारखंड क्षेत्र में तुगलक सैनिक की कार्रवाई की गई। फिरोज शाह तुगलक, पूरा नाम तो यही है, फिरोज शाह तुगलक। इसने बिहार में क्या करा? अभियान चलाया और झारखंड क्षेत्र, यानी कि उस समय जो झारखंड क्या था, बिहार से अटैच था। अभी का जो झारखंड है उस क्षेत्र में बोल रहा है, जनरली ये कहना चाह रहा है कि अभी का जो झारखंड क्षेत्र है उस क्षेत्र में अटैक हुआ था, लेकिन उस समय झारखंड था नहीं, उसमें क्या था? बिहार ही था, है कि नहीं? तो झारखंड क्षेत्र में क्या हुआ था? तुगलक सैनिकों का क्या हुआ था? कार्रवाई कराया गया था। इसने फिरोज शाह तुगलक ने ऐसा करा था। कब करा था? 1359-60 में। 1359-60 में फिरोज शाह ने क्या करा? बिहार में क्या अभियान चलाया और झारखंड क्षेत्र में क्या करा? सैनिक कार्रवाई करा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 1504 में कौन आया? सिकंदर लोदी का बिहार में आगमन हुआ। सबसे बड़ा सवाल पूछ सकता है, सिकंदर लोदी का आगमन बिहार में कब हुआ था? तो 1504 ईस्वी में बिहार में कौन आया था? सिकंदर लोदी आया था। 1528 से लेकर 1532 में नुहानियों का बिहार में उत्कर्ष हुआ। किसका? नुहानियों का उत्कर्ष। नुहानियों का क्या हुआ? बिहार में उत्कर्ष हुआ। समझ गए? जैसे तुगलक होता है, जैसे उसी तरह से क्या होता है? नुहानी होता है। तो नुहानियों का उत्कर्ष हुआ बिहार में कब? 1528 से लेकर 1532 के बीच में। अब 1529 में क्या हुआ था? घाघरा की लड़ाई लड़ी गई और नुहानियों पर बाबर की विजय। बाबर जीत गया, नुहानियों को हरा दिया और बाबर जीत गया। कब हुआ था? 1529 में, घाघरा की लड़ाई, नुहानियों पर बाबर की विजय, यानी बाबर और नुहानियों के बीच में हुआ था घाघरा की लड़ाई। क्लियर है? सवाल पूछ सकता है घाघरा की लड़ाई कब हुआ था? तो सीधे बोलना है 1529 ईस्वी में हुआ था। 1529 में क्या हुआ था? घाघरा की लड़ाई, और नुहानी हार गए थे, बाबर जीत गया था। फिर आता है 1532 में क्या था? देवरा की लड़ाई हुई थी। देवरा की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नुहानियों पर हुमायूं का विजय हुआ था। फिर से नुहानियों को हरा दिया गया और कौन जीता? हुमायूं जीता इस बार। उस बार बाबर जीता था, इस बार क्या? हुमायूं जीता। किस लड़ाई में? देवरा की लड़ाई। तो पूछेगा कि देवरा की लड़ाई कब हुआ? तो 1532 ईस्वी में। घाघरा की लड़ाई कब हुआ? तो 1529 ईस्वी में। देवरा की लड़ाई किसके बीच में हुआ? तो नुहानियों और हुमायूं के बीच में। जीता कौन? तो हुमायूं जीता। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1536 में सूरजगढ़ की लड़ाई। ये बहुत फेमस लड़ाई है। सूरजगढ़ की लड़ाई क्या होता है? जिसमें शेर शाह का विजय हुआ था। शेर शाह इसमें क्या था? जीता था। क्लियर है? 1536 में होता सूरजगढ़ की लड़ाई और शेर शाह विजय रहा। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1539 ईस्वी में। जनरली देखो कोई भी लड़ाई होता है जिसमें जो जीतता है उसका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है। हार गया उसको कोई पूछता भी नहीं है। समझ गए? तो जो भी जीतेगा उसी का नाम जनरली आप याद रखोगे। कौन हारा कौन नहीं हारा उसका मतलब नहीं रखना। जैसे कि घाघरा की लड़ाई में कौन विजय रहा? बाबर विजय रहा। देवरा की लड़ाई में कौन जीता? तो हुमायूं जीता। और सूरजगढ़ की लड़ाई में कौन जीता? तो शेर शाह जीता। क्लियर है? तो याद रखना सूरजगढ़ की लड़ाई का हुआ था 1536 में हुआ था। इसवी याद रखना जरूरी है। अब आते हैं 1539 ईस्वी। इसमें क्या होता है? चौसा की लड़ाई। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट यही आएगा कि चौसा की लड़ाई कब हुआ था। तो चौसा की लड़ाई हुआ था 1539 में और हुमायूं को पराजित कर दिया था। हुमायूं का था हार गया था चौसा की लड़ाई में। पूछा कि हुमायूं किस लड़ाई में जीता? तो देवरा की लड़ाई में जीता, लेकिन चौसा की लड़ाई में क्या हुआ? हुमायूं पराजित हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट पढ़ते हैं 1540 से 45 के बीच में, यानी लगभग 5 साल शेर शाह का शासनकाल रहा। किसका शासनकाल?
शेरशाह, सूरजगढ़ के लड़ाई में शेरशाह जीता था और 1540 से लेकर 1545 तक इसने क्या करा, अपना शासन करा। किसने? शेरशाह ने। तो पूछा कि शेरशाह का शासनकाल कब से कब रहा, तो 1540 से लेकर 45 के बीच में। अब पढ़ते हैं 1541 में क्या हुआ था। तो पटना का पुनर्निर्माण करवाया गया था और प्रांतीय राजधानी के रूप में इसका विकास किया गया था। पटना को फिर से क्या करा, डेवलप करा गया था। चल रहा, बिहार की बात कर रहा हूँ, ये जितने भी शासक रहे हैं सब बिहार से रिलेटेड हैं, है कि नहीं। तो पटना का पुनर्निर्माण हुआ था 1541 में और उसको अच्छे खासे मतलब प्रांतीय राजधानी के रूप में उसको क्या विस्तार किया गया था, मतलब विकास करा गया था 1541 में। 1545 में क्या होता, सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण कराया गया। देखो शेरशाह का इसमें क्या है, अभी बिहार में वर्चस्व किसका है, शेरशाह का यहाँ पर दिख रहा है 1541 के में। तो 1541 में इसने क्या करा कि पटना का निर्माण करवाया, अच्छे से डेवलप करवाया, और 1545 में क्या करा, सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण कराया। तो आपको मैंने बताया था, जिसने मैं जिला पढ़ा रहे थे उसमें बताया था कि शेरशाह का मकबरा किस जिले के अंदर है, बताया था कि नहीं। तो सासाराम जिले के अंदर क्या है, शेरशाह का क्या है, मकबरा। तो 1545 में बनवाया गया था, इस भी याद रखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 1556 से लेकर 76 में क्या हुआ था। तो बिहार में क्या हुआ था, कराकानी अफगानों का प्रभुत्व रहा था। कराकानी अफगान का प्रभुत्व यानी कि अफगान लोग का ज़्यादा वर्चस्व रहा 1556 से लेकर 1576 ईस्वी के बीच में। किसका? कराकानी अफगानों का प्रभुत्व यानी कि कराकानी अफगानों का वर्चस्व रहा। आगे बढ़ते हैं 1574 से 76 के बीच में क्या हुआ। 1574 और 76 के बीच में अकबर का बिहार अभियान चलाया गया। अकबर ने क्या करा, बिहार पे अभियान चलाया और मुगलों का अधिकार स्थापित किया। अकबर क्या था, मुगल था यानी कि मुसलमान था, और अकबर आया क्या 1574 से 76 के बीच में आया बिहार पे, इसने क्या करा, अभियान चलाया और मुगलों का अधिकार स्थापित किया। क्लियर है। तो अकबर का आगमन इंपॉर्टेंट है कि 1574-76 में अकबर का आगमन हुआ था। अब 1580 से क्या हुआ, बिहार में मुगल साम्राज्य का प्रांत बना। बिहार क्या हुआ, अब यहाँ से देखो मुस्लिम साम्राज्य का जो है मुगल साम्राज्य का स्टार्टिंग हो गया यहाँ से। तो बिहार में मुगल साम्राज्य क्या हुआ था, प्रांत बनाया गया। फिर 1585 से लेकर 87 में क्या होता है, रॉल्फ फिच का यात्रा काल रहा। रॉल्फ फिच कब से कब के बीच में आया था, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1550 से लेकर 87 के बीच में रॉल्फ फिच आया था। रॉल्फ फिच बिहार कब आया था, तो 1585 से 87 के बीच में इसने इसका यात्रा काल रहा है, 2 साल लगभग यहाँ रहा। 1616 में क्या होता, मनेर में शाह दौलत का मकबरा का निर्माण हुआ। मनेर में किसका, शाह दौलत। शाह दौलत क्या है, राजा का नाम है। इसने मकबरे का निर्माण करा कहाँ, मनेर में, इंपॉर्टेंट है। तो मनेर में किसने निर्माण करा, तो शाह दौलत ने क्या मकबरे का निर्माण कराया 1616 में। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1619 में क्या हुआ, मोहम्मद सदिक का बिहार आगमन हुआ। मोहम्मद सदिक कौन आया, बिहार आया। ये भी क्या था, मुगल राजा था। 1619 में यह बिहार आया। फिर 1621 में क्या हुआ, राजकुमार परवेज का मुगल क्या लिखा, प्रांतपति के रूप में नियुक्ति कराया गया। राजकुमार परवेज, ये भी क्या है, मुगल है। राजकुमार परवेज को क्या कराएगा, मुगल प्रांतपति के रूप में इसको नियुक्त कराया गया। मुगल प्रांतपति का मतलब क्या होता है, मतलब किसी खास प्रांत का क्या हुआ, राजा उसको बनाया गया, समझे। तो मुगल प्रांतपति के रूप में इसको क्या करा, नियुक्त कराया गया 1621 ईस्वी में। किसको, तो राजकुमार परवेज को। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1632 में क्या हुआ, तो पीटर मुंडी की भी यात्रा था। देखो ये सब इंपॉर्टेंट है, जो भी यात्रा करने वाले व्यक्ति होगा सबका नाम याद रखना होगा। अब पीटर मुंडी आया था बिहार, कब आया था, 1632 में आया था। 1632 पीटर मुंडी। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1651 में क्या हुआ। 1651 बिहार में पटना में क्या हुआ, अंग्रेजों की फैक्ट्री स्थापित की। देखो अभी कुछ समय मुगल रहे, फिर अब देखो अंग्रेज का आगमन शुरू हो गया। पटना में क्या हुआ, अंग्रेजों द्वारा फैक्ट्री का स्थापना करा गया। कब, 1651 में। ध्यान देना 1651 में अंग्रेज ने फैक्ट्री लगाया कहाँ, पटना के अंदर। 1666 में क्या हुआ, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ 1666। ये भी इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह कहाँ से के हैं, तो ये पटना के रहने वाले हैं, यानी पटना में इनका जन्म हुआ था। गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ, तो 1666 में पटना में हुआ। याद रखना 1665-66 में क्या हुआ, टैब नेरियर का बिहार यात्रा है। कौन है, ये भी देखो अंग्रेजी लग रहा है, नाम क्या है, टैब नेरियर। टैब नेरियर जो क्या हुआ, बिहार आया, कब आया, 1665 से लेकर 66 के बीच में, टैब नेरियर। उसको देखो अंग्रेज का आना शुरू हो जाएगा। देखो मुगल को हटाना है तो क्या, अंग्रेज घुसना शुरू करेगा धीरे धीरे। देखो कैसे, टैब नेरियर आया। उसको 1670 से 71 के बीच कौन है, जॉन मार्शल आया। जॉन मार्शल बिहार आया 1670 से 71 के बीच में, याद रहेगा। पूछेगा कि जॉन मार्शल बिहार कब आया था, 1771, 1670-71। क्लियर है। देखो जॉन मार्शल आ गया, धीरे धीरे पूरा अंग्रेज आना शुरू हो जाएगा, देखना। इसके अलावा 1702 में राजकुमार आदिम का बिहार में प्रांतपति के रूप में नियुक्त किया गया। देखो प्रांतपति, बिहार का प्रांतपति के नियुक्त करा गया, किसको, फिर से चेंज करा गया, यानी कि राजकुमार अजीम को। पहले कौन था, पहले कोई और था, किसको बनाया गया था, राजकुमार परवेज को बनाया गया था। राजकुमार परवेज को बनाया गया था प्रांतपति बिहार का, लेकिन प्रांतपति का किसको बनाया गया, राजकुमार अजीम को बनाया गया। कब, 1702 ईस्वी में चेंज कर दिया गया। और पटना का सौंदर्यीकरण एवं अजीमाबाद का नामकरण किया गया।
अजीमाबाद नामकरण हुआ और पटना का क्या करा, सौंदर्यीकरण करा गया। समझ गए, यानी इसको खूबसूरत बनाया गया। फिर 1783 में क्या हुआ था, मुगल सम्राट फर्रुखसियार आया। मुगल सम्राट फर्स्ट के बिहार में राज्याभिषेक कराया गया, यानी कि इसको राजा बनाया गया। मुगल सम्राट था, किसका नाम था, फर्रुखसियार, फर्रुखसियार 1713 में आया बिहार, और इसका क्या हुआ, राज्याभिषेक हुआ। पूछ सकता है कि बिहार में मुगल सम्राट फर्रुखसियार का राज्याभिषेक कब हुआ था, तो 1713 ईस्वी में हुआ था। अब देखो क्या होता है, 1733 में क्या हुआ, बंगाल में नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण रहा। बंगाल के नवाबों का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण, बंगाल के जो राजा महाराजा था, नवाब था, वो बिहार पे क्या पूरी तरह से क्या नियंत्रित कर लिया 1773 में, 1733 में, 73 में नहीं, 1733 में क्या करा, जितने भी बंगाल के राजा थे उसका पूरा वर्चस्व क्या हुआ, बिहार पे कायम हो गया। क्लियर है। 1734 से लेकर 40 के क्या हुआ, अलवर्दी खां बिहार के नायब नवाब पद पर कार्यरत हुए। नायब नवाब कोई पद हुआ करता, जैसे मंत्री संतरी होता है ना, उस तरह से ये था, एक पद था जिसका नाम था नायब नवाब। किसको बनाया गया, अलवर्दी खां। अलवर्दी खां को बिहार में क्या बनाया गया, नायब नवाब का पद इनको दिया गया। 1734 से लेकर 40 में दिया गया, अलवर्दी खां को दिया गया नवाब का पद, नायब नवाब का पद। ठीक है। अब देखो कौन है, हैत जंग बिहार में आया। हैत जंग बिहार में क्या, नायब नवाब पद आया था। देखो फिर इसको चेंज कर दिया गया, नायब नवाब का जो पद था उस पर चेंज करके 1740 से 48 में किसको बनाया, बैठाया गया, तो हैबत जंग को बनाया गया, नायब नवाब का पद इनको दिया गया, इसको दिया गया। ठीक है, किसको, हैबत जंग को दिया गया। क्लियर है, 1740 से 48 के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं तो 1748 में क्या, बिहार में रोहिला सरदारों का विद्रोह हुआ। अब सरदार जो थे रोहिला सरदार, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया और हैबत जंग का वध कर दिया इन्होंने। बहुत बढ़िया। ये जो मुगल सम्राट था जिसका नाम था हैबत जंग, इसको मार दिया किसने, सरदारों ने मारा। रोहिला सरदारों का विद्रोह हुआ और उसमें इसको मार दिया गया, वध कर दिया गया। 1748 में ऐसा हुआ। 1748 में क्या हुआ, और जो मुगल राजा था या मुगल क्या था, नवाब जो था हैबत जंग, उसको क्या कहता, वध कर दिया गया। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं 1751 में क्या हुआ, देखो बिहार पर मराठों का आक्रमण हुआ। बहुत बढ़िया। अब मुगल को हटाने के लिए मराठा लोग आ गए बिहार पे, तो मराठों ने बिहार पे आक्रमण किया 1751 में। 1760 में क्या हुआ, राजकुमार अली गौहर का अंग्रेज के विरुद्ध असफल अभियान चला। अब देखो मुगल जो था अंग्रेज से भी परेशान था और मराठा से भी परेशान था। तो देखो क्या हुआ यहाँ पे 1760 में क्या हुआ, राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध क्या असफल अभियान चलाया गया। अभियान तो चला लेकिन सफल नहीं रहा। किसके द्वारा, राजकुमार अली गौहर के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं 1760 में क्या हुआ, पटना में शाह आलम द्वितीय का अंग्रेजों के संरक्षण में राजाभिषेक। अब देखो अंग्रेज क्या हुआ, मुगल लोग से हाथ मिला लिया। यहाँ पे देखो, क्योंकि जो पटना में जो शाह आलम द्वितीय था, मुगल जो शाह आलम द्वितीय राजा था, इसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन संरक्षण कौन दे रहा था, अंग्रेज लोग संरक्षण दे रहा था कि हम तुमको बचाएंगे। समझे, पॉइंट को समझो। पहले मुगल लोग आया, मुगल के बाद क्या, अंग्रेज घुसना शुरू किया। अंग्रेज ने स्टार्टिंग में क्या करा, थोड़ा बहुत चाहा कि हम मुगल से छीन ले या ये दिस दैट करें, ठीक है, लेकिन मुगल बनने नहीं दिया। तो फिर क्या करा, मुगल को इन्होंने मराठाओं से बचाने लगे कि मराठा तुमको मार देगा, हम तुमको संरक्षण देंगे धीरे धीरे। और धीरे धीरे उनको साथ मुगल के साथ मिल गया, फिर मुगल को ही स्टार्ट कर दिया। समझे, फिर मराठा से भी जीत गया, फिर क्या हुआ, हमारा देश गुलाम हो गया। ऐसे धीरे धीरे हिस्ट्री बना। देखो यहाँ भी कहाँ हुआ, अभी इनको प्रोटेक्शन दे रहा है। किसको दे रहा है प्रोटेक्शन, मुगलों को प्रोटेक्शन दे रहा है। शाह आलम द्वितीय किसने प्रोटेक्शन दिया, प्रोटेक्शन कौन दिया, तो अंग्रेजों ने दिया। अब देखो क्या हुआ 1764 में क्या, बक्सर की लड़ाई। ये इंपॉर्टेंट रखना है, जो भी लड़ाई होगा उसका इसे भी याद रखना है कि बक्सर की लड़ाई कब हुआ, तो 1764 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई 1764 में, और अंग्रेजों का विजय हुआ। देखो अंग्रेज जीत गया, देखा, अंग्रेज घुसा और अंग्रेज फिर जीत गया। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज जीत गया। 1765 के शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को प्रदत्त। अब देखो शाह आलम द्वितीय द्वारा क्या हुआ, बंगाल, बिहार और उड़ीसा सब किसको दे दिया गया, अंग्रेज को सौंप दिया गया। देखा, अंग्रेज बीच में सपोर्ट किया और अंग्रेज सारा हासिल भी कर लिया। तो शाह आलम द्वितीय ने क्या करा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अंग्रेजों को प्रदत्त। दीवानी का मतलब हुआ था शासन, अंग्रेजों को प्रदत्त किया, यानी कि अंग्रेजों को दे दिया। कब हुआ ऐसा, तो 1765 में ऐसा करा। और 1769 में क्या हुआ था, बिहार का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किए। देखो अंग्रेज लोग अब आ गए, घुस गए पूरी तरह से। अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किए गए बिहार का प्रशासन चलाने के लिए। अब मुगल लोग नहीं चला रहा है, कौन प्रशासन चला रहा है, तो अंग्रेज लोग चला रहे हैं। अंग्रेज निरीक्षक नियुक्त किया गया 1769 में। आगे बढ़ते हैं 1770 में क्या हुआ था, बिहार परिषद का गठन किया गया। बिहार परिषद का गठन किया गया था 1770 में। इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बिहार परिषद का गठन कब हुआ था, 1770 में। और ब्रिटिश शासन का संगठित रूप से विकसित हुआ। और ब्रिटिश शासन क्या हुआ, पूरी तरह से संगठित रूप से विकास हुआ इनका,
और नोनिया आंदोलन इसी ईस्वी में हुआ था। 1770 में ही क्या हुआ था, नोनिया आंदोलन, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1774 में क्या हुआ था, रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रांतीय सभा का गठन हुआ। 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था आपको पॉलिटी के अंदर, तो वही वाला एक्ट है। तो उसी एक्ट के तहत क्या हुआ था, प्रांतीय सभा का गठन किया गया था बिहार के अंदर। प्रांतीय सभा का गठन कब, 1774 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बिहार में, ठीक है, प्रांतीय सभा का गठन किया गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1789 से लेकर 1817 के बीच में सॉरी 1789 से लेकर 1817 के बीच में क्या हुआ, विभिन्न कृषक विद्रोह हुआ, यानी कि किसान लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। अब अंग्रेज लोग था तो जबरदस्ती खेती वगैरह करा रहा होता, कृषक विद्रोह हुआ 1789 से लेकर 1817 के बीच में। 1789 1817 में क्या होता है, विभिन्न कृषक विद्रोह हुए, क्लियर है। अब लगान वगैरह वसूलना शुरू किया था, तब विद्रोह तो होगा ही, है कि नहीं। और 1821 में कौन था, बिहार में बहावी आंदोलन हुआ था। पूछ सकता कि बहावी आंदोलन, बिहार में बहावी आंदोलन कब हुआ था, तो 1821 ईस्वी में हुआ था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1830 से लेकर 31 में क्या हुआ था, 1830 से 31 में हुआ था कोल विद्रोह हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये सारे इसवी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोल विद्रोह कब हुआ था, तो 1830-31। फिर पूछेगा संथाल विद्रोह क्या था, तो संथाल विद्रोह 1855-56। ये कोल और संथाल क्या है, यहाँ के जनजाति थे, यहाँ के आदिवासी लोग थे, बिहार के आदिवासी हैं ये कोल और संथाल लोग, क्लियर है, तो कन्फ्यूज नहीं करना। तो कोल ने विद्रोह कब किया था, 1830 से 31 के बीच में, और संथालों ने विद्रोह किया 1855 से 56 के बीच में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1857 में क्या हुआ था, 12 जून को रोहनी में सिपाहियों का विद्रोह आरंभ हुआ था। रोहनी जगह का नाम है, और सिपाहियों का विद्रोह आरंभ हुआ था। जो भी मतलब जो भारतीय थे, अंग्रेज लेके लिए तो सिपाही तो बने ही थे, है कि नहीं, ऐसा थोड़ी है। अब अंग्रेज लोग आया था, उतना सारा सिपाही लेके थोड़ी आया, यहाँ के जो लोग थे उनको उसको ड्यूटी दिया कि तुम यहाँ के सिपाही बनो, ठीक है। और जो सिपाही लोग थे इन्होंने विद्रोह कर दिया। रोहनी में एक जगह है रोहनी, वहाँ पे सिपाहियों का विद्रोह शुरू हो गया अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में, समझे थे ना, वो 1857 क्रांति आपको पता ही होगा। तो इसी समय हुआ था, सिपाहियों ने विद्रोह करना शुरू किया था, और पता ही है कि 1857 का विद्रोह क्यों हुआ था, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1857 में 3 जुलाई को क्या हुआ, पटना में पीर अली के नेतृत्व में जन संग्राम और हुआ। पीर अली, देखो मुस्लिम लोग भी अब क्या कह रहे हैं, अब देखो क्या हो रहा है कि मुस्लिम लोग तो ऑलरेडी हार चुके थे अंग्रेज से, अंग्रेज लोग घुस गया, अब मुस्लिम को साइड कर दिया। अब क्या चांस बचता है, अब मुस्लिम लोग का भी दिमाग खुल गया कि अब हम भारतीय हैं और भारत को बचाना है, तो अंग्रेज को विद्रोह करना पड़ेगा। तो मुस्लिम और हिंदू सब मिलकर क्या करा, अंग्रेज को अब हटाने लगे। तो पीर अली कौन है, एक मुगल है, मुस्लिम है, लेकिन क्या करा इसने, जन संग्राम का आरंभ करा, किसके विरुद्ध, तो अंग्रेजों के विरुद्ध, समझे। तो अंग्रेजों के विरुद्ध क्या 1857 में 3 जुलाई क्या करा इन्होंने, पीर अली ने ये जन संग्राम आरंभ किया, क्लियर है, पटना में ही, याद रखना, थोड़ा ध्यान देना है। पूछ सकता है पीर अली का नेतृत्व में जन संग्राम कब शुरू हुआ था, तो 3 जुलाई 1857 को शुरुआत हुआ था, कहाँ में, तो पटना में। नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। 1857 में क्या हुआ था, 25 जुलाई को, देखो ईस्वी इंपॉर्टेंट है और डेट भी इंपॉर्टेंट है। 25 जुलाई को क्या हुआ था, तो दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह हुआ था, साथ में जगदीशपुर में बाबू कुंवर सिंह का संघर्ष रहा, इंपॉर्टेंट है। बाबू कुंवर सिंह कहाँ से हैं, तो बाबू कुंवर से बिहार से हैं, उन्होंने 1857 क्रांति में भाग लिया था, समझे। तो उन्होंने दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह हुआ था, उसमें इन्होंने हिस्सेदारी करा, ठीक है। जगदीशपुर में थे, जगदीशपुर से इन्होंने, सॉरी, दानापुर और आरा में सैनिक विद्रोह हुआ, लेकिन जगदीशपुर से कौन लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, बाबू कुंवर सिंह, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1857 में ही 25 अप्रैल को क्या हुआ है, कुंवर सिंह द्वारा अंग्रेजों पर विजय प्राप्त कर लिया गया और ली ग्रांट पराजित हो गया था। देखो कुंवर सिंह ने लड़ाई शुरू किया, लेकिन ये जीत भी गए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 1857 25 अप्रैल, देखो 25 जुलाई को स्टार्ट करा और 25 अप्रैल को ये भी जीत भी गए और ली ग्रांट को पराजित कर दिया इन्होंने, क्लियर। तो वीर कुंवर सिंह का विजय हुआ, इसीलिए उनको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता। अब पढ़ते हैं 1860 में क्या हुआ था, सरदारी लड़ाई हुआ था। सरदारी लड़ाई पूछ सकता है, सरदारी का हुआ था 1860 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 1863 में क्या हुआ था, पटना में कॉलेज की स्थापना, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पटना कॉलेज की स्थापना कब हुआ था, तो 1863 में, यानी कि आज़ादी से पहले पटना कॉलेज की स्थापना हो चुका, 1863 ईस्वी में हुआ था। जाकर आप घूम सकते हो, सेम टू सेम बिल्डिंग आपको मिलेगा पुराना वाला। 1863 में पटना कॉलेज की स्थापना। 1865 में पटना में बहावी नेताओं का गिरफ्तारी हुआ था, जो भी बहावी नेताएं थे, जो भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, तो पटना में जो भी बहावी नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया था 1865 ईस्वी में, क्लियर है। 1867-68 में क्या हुआ था, नीलहे बगान मालिकों के विरुद्ध क्या हुआ था, बिहार में प्रथम विद्रोह था। जो नील बगान के जो भी मालिक थे, मालिकों के विरुद्ध,
मालिकों के विरुद्ध लिखा हुआ, यानी कि जो भी वहाँ काम कर रहा है, जैसे नील का खेत है, खेती कर रहा है, तो जो भी मजदूर वह खेती कर रहा था, कोई मालिक होगा, है कि नहीं। तो मालिकों के सब विद्रोह करना शुरू कर दिया, और ये प्रथम विद्रोह था ऐसा, समझे। कब हुआ था? तो 1867 से लेकर 68 के बीच में हुआ था। नील बगान के जो भी मालिक थे उसके विरुद्ध में सब मजदूरों ने क्या कर दिया? विरोध शुरू कर दिया 1867-68 में। बॉर्डर याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1875 से लेकर 1900 के बीच में क्या हुआ? 1875 से लेकर 1900, इसमें बिरसा मुंडा का जीवन काल बताता है। बिरसा मुंडा भी क्या बिहार से रिलेटेड है कि नहीं? तो याद रखना 1875 से लेकर 1900 ईस्वी को बोलते हैं बिरसा मुंडा का जीवन काल, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1870 में क्या हुआ था? 1870 में खरवार आंदोलन हुआ था। खरवार आंदोलन इंपॉर्टेंट है। खरवार आंदोलन कब हुआ था? सवाल पूछेगा तो याद रखना 1870 ईस्वी में। खरवार आंदोलन 1870 ईस्वी में। 1872 में कहा था इमदाद अली खां द्वारा मुजफ्फरपुर में बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना। किसके द्वारा? इमदाद अली खां। इमदाद अली खां मुस्लिम होते हुए भी क्या कहते हैं? अंग्रेजी, मतलब अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई लड़ना इन्होंने प्रारंभ रखा था। 1872 में उन्होंने क्या करा था? बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना इन्होंने करा था। पूछ सकता है कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने करा? तो इमदाद अली खां ने। और कहाँ में करा? तो मुजफ्फरपुर में करा। इंपॉर्टेंट है। एक सौ 1873 में क्या हुआ? तो बिहार में साइंटिफिक सोसाइटी की शाखा पटना में खोली गई, मतलब ब्रांच खोला गया। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का जो ब्रांच खोला गया कहाँ? पटना में खोला गया। कब? तो 73 में, अगले साल ही। क्लियर है। और 1886 में क्या हुआ था? पटना सिटी में मोहम्मडन एग्लो अरेबिक स्कूल की स्थापना की। मोहम्मडन एग्लो अरेबिक स्कूल पटना सिटी में। पटना सिटी जो जानते ही होंगे, अगर पटना के बच्चे हैं तो, और बिहार से भी हैं तो जानते होंगे पटना सिटी कहाँ है। तो पटना सिटी में बनाया गया था मोहम्मडन एग्लो अरेबियन स्कूल की स्थापना किया था 1886 ईस्वी में। क्लियर है। 1886 में ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1899 में क्या हुआ? तो 1899 में ध्यान दीजिएगा, एक सेकेंड, दिख रहा है आप? हाँ, तो 1899 में देखिएगा। 1899 में बिहार का नेशनल कॉलेज की स्थापना किया। बिहार नेशनल कॉलेज, पूरा नाम याद रखिए। बिहार नेशनल कॉलेज की स्थापना कब? तो 1899 ईस्वी, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1930 में क्या था? मढ़ौरा। मढ़ौरा आप जानते होंगे, बिहार मढ़ौरा सारण जिला में पड़ता है, छपरा के बगल में ही है ये मढ़ौरा। तो सारण जिला पड़ता है। इसमें चीनी मिल की स्थापना किया था, लेकिन हाल फिलहाल में देखिएगा तो क्षतिग्रस्त हो चुका है, अब ये चलता नहीं है। तो याद रखना है 1903 में ही मढ़ौरा में क्या हुआ था कि चीनी मिल की स्थापना करा था, अंग्रेजों के द्वारा ही किया गया था। तो चीनी मिल की स्थापना याद रखना 1903 ईस्वी में किया गया था मढ़ौरा में। 1906 में कहा था बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत किए थे। बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत किए थे, बिहार को अलग एक पृथक प्रांत बनाने का मांग उठा था। कब? तो 1906 ईस्वी में उठा था, याद रहेगा। बिहार के पृथक प्रांत के गठन की मांग प्रस्तुत कब किया गया था? 1906 में। और इसी समय बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था। बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1906 ईस्वी में। 1908 में क्या हुआ था? तो फुल्क चाकी और खुदीराम बोस द्वारा मुजफ्फरपुर में बम कांड किया गया था। इन्होंने दोनों ने मिलकर बम फेंका था अंग्रेजों के ऊपर, या अंग्रेजों के खिलाफ ही होगा। तो कौन थे? फुल्क चाकी और खुदीराम बोस। फुल्क चाकी और खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर में ऐसा हुआ था। बम कांड काम हुआ था मुजफ्फरपुर में। कब हुआ था? तो 1908 ईस्वी में हुआ था ऐसा, ठीक है, याद रहेगा। 1908 ईस्वी में ही हुआ था। पटना के बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन हुआ था। अध्यक्ष रहे थे हसन इमाम को बनाया गया था अध्यक्ष। बिहार प्रादेशिक सम्मेलन पूछ सकता है कि पहला बिहार प्रादेशिक क्या लिखा हुआ? बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ था। ये पूछ सकता है कहाँ में हुआ था? पटना में हुआ था। अध्यक्ष कौन था? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन जो हुआ था उसके अध्यक्ष बनाए गए थे हसन इमाम को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। और 1908 में ही हुआ, सेम डेट, सेम ईयर, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 1909 में। 1909 में क्या था? भागलपुर में द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष। द्वितीय बिहार, देखो सेम चीज़ है, लेकिन द्वितीय ये सेकंड ना बोला, सेकंड बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था? सत्यनारायण सिन्हा को बनाया गया था। भागलपुर में हुआ था, पटना में नहीं। तो याद रखना 1909 में क्या हुआ था? भागलपुर में द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन याद रखोगे, सेकंड नंबर का था ये, ठीक है। किसके द्वारा? सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा। कहाँ? तो भागलपुर में। 1909 में ही दरभंगा में ब्याज एसोसिएशन के सूर्य देव नारायण वर्मा का स्थापना। कौन सा एसोसिएशन? ब्याज एसोसिएशन। ब्याज, मूल ब्याज, समझ रहे हो ना। तो ब्याज एसोसिएशन की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? सूर्य देव नारायण वर्मा के द्वारा। सूर्य देव नारायण वर्मा के द्वारा। कहाँ में? तो दरभंगा में ऐसा करा गया था। कब किया था? 1909 में ही किया गया था। तो दो चीज़ें हुई है। भागलपुर में द्वितीय बिहार प्रांतीय सम्मेलन हुआ था सत्यनारायण सिन्हा के द्वारा, और दरभंगा में ब्याज एसोसिएशन की स्थापना किया था सूर्य देव नारायण वर्मा के द्वारा। दोनों ही 1909 में।
ठीक है, आगे पढ़ते हैं 1911 में। 1911 में 12 दिसंबर के दिन क्या हुआ था, बिहार को पृथक प्रांत बनाने की दिल्ली दरबार में घोषणा की थी। दिल्ली की जो दरबार लगा था 1911 में, वहाँ पे बोला था बिहार को पृथक राज्य बना, पृथक प्रांत बनाने की घोषणा की थी। कब? 1911 में। कब? तो 12 दिसंबर के दिन ऐसा बोला गया। और 1912 में 13 अप्रैल को बिहार को प्रांत का औपचारिक गठन किया गया। देखो, बिहार को अलग कर दिया गया और एक स्पेशल प्रांत बनाया गया। बिहार का प्रांत का औपचारिक गठन किया गया। कब? तो 1912। याद रहेगा, बिहार का गठन कब हुआ था, ये पूछ सकता है कि बिहार का गठन कब हुआ था। 1912 में हुआ था। ठीक है, मांग की कब गई थी, तो मांग 1911 में किया गया था। याद रहेगा। 1912 में लिखा हुआ बिहार में यानी पटना में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष RS मध्य नेहरू पालिका कांग्रेस में शामिल हुए। देखो, पटना में भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। 1912 में क्या हुआ था, ये तो बिहार अलग प्रांत बन चुका था, लेकिन अब देखो कांग्रेस का अधिवेशन देखो क्या हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सम्मेलन और अध्यक्ष उस समय कौन रहे थे, RS मधलेकर रहे थे। और पंडित नेहरू ने पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में शामिल हुए थे। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ था, कहाँ में, पटना में हुआ था। और उसके अध्यक्ष कौन थे, RS मधलेकर थे, मधेलकर, ओके, मधेलकर। और पंडित नेहरू ने इसमें पार्टिसिपेशन किया था। पंडित नेहरू यहाँ आए थे बिहार में, किधर है। अब 1912-13 में क्या हुआ था, बाल्कन युद्धों के क्रम में बिहार में मुसलमानों द्वारा तुर्की के से सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शित की गई। देखो, बाल्कन युद्ध के क्रम में क्या हुआ, बिहार में जो मुसलमानों द्वारा क्या हुआ था, तुर्की में सहानुभूति और समर्थन प्रदर्शित किया गया। तुर्की से यानी कि जो बिहार के मुसलमान लोग थे उनको सहानुभूति दिया गया, किसके द्वारा, तुर्की से ऐसा करा गया और उनको उनके द्वारा क्या समर्थन किया गया, मुसलमानों के द्वारा। समझ गए, ये याद रखना। बाल्कन युद्ध याद रखना कि 1912-13 में हुआ था और सपोर्ट किसने किया था, तुर्की ने सपोर्ट किया था, वहाँ के मुसलमान लोगों ने। बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 1913-14 में क्या हुआ था, तो टाना भगत आंदोलन पर हुआ था। टाना भगत आंदोलन, ये भी इंपॉर्टेंट। टाना भगत आंदोलन कब, बिहार में टाना भगत आंदोलन हुआ था 1913-14 के बीच में, याद रहेगा। 1916 में आते हैं। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना, बहुत इंपॉर्टेंट। पटना कॉलेज की स्थापना पढ़ चुके हैं 1863 ईस्वी में, पढ़े ना 1863 ईस्वी में। देखो, पटना कॉलेज की स्थापना। अब किसका स्थापना हो रहा है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो भी हाईकोर्ट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, जीके में भी आएंगे। 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना करा गया था, समझ गए, आज़ादी से भी पहले। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में बिहार के मौलाना मजदुल हक के नेतृत्व में होम रूल आंदोलन भी आरंभ हुआ था। देखो, होम रूल आंदोलन बिहार में कब स्टार्ट हुआ, तो 1916 में ही स्टार्ट हुआ था। किसके अध्यक्षता में, तो मौलाना मजहुल हक के द्वारा। मौलाना मजहुल हक के द्वारा क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन प्रारंभ हुआ था 1916 में। और 1916 में ही पटना हाई कोर्ट्स यानी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना करा गया था। आगे पढ़ते हैं। 1917 में क्या हुआ, देखो ना, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। देखो, पटना यूनिवर्सिटी जिसको बोलते हैं आप, तो पटना उच्च मतलब पटना विश्वविद्यालय के स्थापना पूछेगा। पटना कॉलेज अलग है, देखो ध्यान देना, पटना कॉलेज है ये 1863 ईस्वी में, लेकिन वही पटना विश्वविद्यालय पूछेगा तो 1917 में, तो कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा। 1917 में हुआ था पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। और 1917 में क्या हुआ था, गांधी जी के द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध में सत्याग्रह करा था। अब पढ़ चुके थे कि क्या, कि नील मालिकों के खिलाफ वहाँ के जो भी थे बिहार के जो मजदूर थे विद्रोह करते थे। और इन्हीं को सपोर्ट करने के लिए कौन, महात्मा गांधी जी आ गए चंपारण में। कब आए थे, तो 1917 में, समझ गए। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण में नील मालिकों के विरुद्ध में सत्याग्रह स्टार्ट किया गया, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1919 ईस्वी। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन आरंभ हुआ था। पूछ सकता है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था, तो 1919 ईस्वी में बिहार में खिलाफत आंदोलन, 1919 ईस्वी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और इसमें लिखा होगा 1919 ईस्वी में स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में दरभंगा राज्य में किसानों का आंदोलन प्रारंभ हुआ था। दरभंगा राज्य में कहाँ, किसानों का आंदोलन स्टार्ट हुआ था, किसके द्वारा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा। खिलाफत आंदोलन तो हुआ ही, और साथ में क्या हुआ था, किसानों का आंदोलन हुआ था दरभंगा राज्य में, किसके द्वारा, स्वामी विद्यानंद के द्वारा 1919 ईस्वी में, याद रहेगा। आगे बढ़ते 1920 में लिखा बिहार में असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, और बिहार में पूछेगा असहयोग आंदोलन शुरुआत कब हुआ था, तो 1920 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 1920 में का मौलाना मजहुल हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना करा था। मौलाना मजहुल हक, इसके इनके बारे में पढ़ चुके थे अभी कि इस व्यक्ति ने क्या होम रूल आंदोलन स्टार्ट किया था 1916 में। मौलाना मजहुल हक जो भी है 1916 में इन्होंने क्या करा था, होम रूल आंदोलन स्टार्ट करा। फिर उन्होंने आश्रम बनाया, कौन सा आश्रम, सदाकत आश्रम बनाया उन्होंने, कहाँ में,
क्या वो देख लीजिएगा। मौलाना फजल हक ने सदाकत आश्रम की स्थापना करा था 1920 ईस्वी में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कि बिहार विद्यापीठ आरंभ किया गया था 1921 ईस्वी में। बिहार विद्यापीठ स्टार्ट कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ 1921 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में कौमी सेवा दल की स्थापना किया गया था। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी में क्या? कौमी सेवा दल। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद नहीं रखेंगे, सिर्फ ये याद रखो कि बिहार विद्यापीठ प्रारंभ कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है। और 1921 में इंग्लैंड के युवराज को बिहार यात्रा, इंग्लैंड का जो राजा था, युवराज का मतलब वहाँ का राजा, इंग्लैंड का जो राजा था वो बिहार आया था कब? 1921 ईस्वी में ही आया था। 1921 में ही बिहार का राजा, मतलब सॉरी, इंग्लैंड का राजा बिहार आया था। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखना है 1922 में क्या होता है। गया में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? डायरेक्ट बोलना है बिहार में। बिहार में कहाँ? तो गया में किया गया था। कब? तो 1922 ईस्वी में किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? तो सी आर दास थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 38वां अधिवेशन बिहार के गया जिले में, अध्यक्ष उसमें थे सी आर दास। और एक कब किया गया था? तो 1922 में किया था। यानी कि 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। 1923 ईस्वी में बिहार में स्वराज दल का गठन हुआ था। स्वराज दल का गठन बिहार में कब हुआ था? तो 1923 यानी कि 1923 ईस्वी में। पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब होता है? देखो PMCH जिसको बोलते हो आप, एक पटना कॉलेज है, एक पटना मेडिकल कॉलेज है, एक पटना विश्वविद्यालय था। तीनों में कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं कीजिएगा। सबसे आखिरी में कौन बनाया था? पटना मेडिकल कॉलेज बना था 1925 में। पटना मेडिकल कॉलेज 1925 में स्थापित किया था, नहीं, आज़ादी से पहले। 1917 में पटना विश्वविद्यालय और 1863 में पटना कॉलेज। ठीक है, तीनों में कन्फ्यूजन नहीं करना। सबसे लास्ट में कौन? पटना मेडिकल कॉलेज। आगे बढ़ते हैं 1928 में। 1928 में साइमन कमीशन का बिहार में क्या हुआ था? आगमन हुआ था। साइमन कमीशन बिहार कब आया था? 1928, यानी कि 1928 में साइमन कमीशन का बिहार में आगमन हुआ था। और राष्ट्रवादियों द्वारा इसका क्या था? बहिष्कार किया था। राष्ट्रवादी का मतलब कौन? जो राष्ट्र के लिए हित में काम कर रहे हैं उन्हीं को बोलते हैं राष्ट्रवादी, है कि नहीं? तो राष्ट्रवादियों के द्वारा इसका बहिष्कार किया था। साइमन को वापस भेजा, साइमन गो, है कि नहीं? इसका बहिष्कार किया गया था। और याद रखना पटना साइंस कॉलेज की स्थापना कब हुआ? देखो आप, देखो यहाँ पे भी आ गया। इंपॉर्टेंट है, पटना कॉलेज अलग है, पटना साइंस कॉलेज अलग है। तो पटना साइंस कॉलेज का स्थापना पूछेगा तो 1928 में हुआ था। याद रहेगा। पटना साइंस कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज का स्थापना कब? 1928 में। याद रहेगा। और इसी ईयर्स क्या हुआ था? दलसी सराय में राजनीतिक डकैती और योगेंद्र शुक्ला का त्रिहुट षड्यंत्र का केस चलाया गया। दलसी सराय एक जगह का नाम है। इसमें राजनीतिक डकैती मतलब वोट वगैरह मतलब कि डकैती होना चाहिए, कुछ भी उसे बोलते हैं राजनीतिक डकैती। राजनीतिक डकैती और योगेंद्र शुक्ला पर तिरहुत षड्यंत्र, तिरहुत जगह का नाम है, वहाँ पे षड्यंत्र उन्होंने करा था, उसी का केस चलाया गया। क्या रखना है? योगेंद्र शुक्ला के ऊपर क्या लाया? तिरहुत षड्यंत्र का केस चलाया गया 1928, मतलब 1928 ईस्वी में ऐसा हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1929 ईस्वी में क्या हुआ? तो 1929 में ध्यान देना, किसान सभा का गठन पूछेगा। किसान सभा का गठन बिहार में कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। किसान सभा का गठन 1929 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। 1929 ईस्वी में क्या हुआ था? 10 अगस्त को बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, राजनीतिक पीड़ित दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। और कब? तो 1929 में स्टार्ट किया गया था, 1929 से स्टार्ट किया गया था। 10 अगस्त को मनाया गया राजनीतिक पीड़ित दिवस। आगे बढ़ते हैं। 1930 में क्या हुआ? नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था। गांधी जी के द्वारा नमक सत्याग्रह 1930 में। याद रहेगा। नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ 1930 ईस्वी में। 1931 में क्या होता? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो नमक सत्याग्रह के एक साल बाद बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी। 1934 के ईस्वी के 7 अप्रैल को क्या हुआ था? पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह स्थापित करने का आह्वान किया गया था। कि वो खुद निजी मतलब पर्सनल, यानी खुद के खुद वो क्या मतलब सत्याग्रह पर बैठेंगे। तो पटना में गांधी जी के द्वारा निजी सत्याग्रह स्थापित करने का आह्वान किया था। तो 1934 में उन्होंने बोला था ऐसा करेंगे 7 अप्रैल को। और पटना में 1934 में ही क्या था? भारतीय कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना किया गया था। भारतीय कांग्रेस का सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, ये पूरा पार्टी का नाम क्या है? भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। इसका स्थापना हुआ था पटना में 1934 में ही। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1936 में बिहार में उड़ीसा प्रांत अलग हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा कब हुआ तो 1936 में उड़ीसा अलग हुआ। ऐसे भी याद पूछेगा कि उड़ीसा का गठन कब हुआ तो 1936 बोलेंगे। याद रहेगा। पहले बंगाल, उड़ीसा और बिहार सब एक ही में था, लेकिन 1936 को क्या होता है? उड़ीसा को अलग कर दिया गया। 1936 में बिहार को अलग कर दिया गया। 1937 में क्या होता? प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से विजय रहा। प्रांतीय चुनाव करा गया जिसमें कांग्रेस क्या हुआ? जीता 1937 में। 7 जुलाई को क्या हुआ?
इंडिपेंडेंट पार्टी में मोहम्मद यूनुस बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। ये आज़ादी से पहले का मुख्यमंत्री है। पूछ सकता है कि इंडिपेंडेंट पार्टी में या आज़ादी से पहले किसको मुख्यमंत्री बनाया गया था बिहार का, तो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया था बिहार का मुख्यमंत्री, प्रथम मुख्यमंत्री। समझ गए। पूछ सकता है कि आज़ादी से पहले प्रथम मुख्यमंत्री बिहार का किसको बनाया गया था, तो याद रखना है मोहम्मद यूनुस। अब वह 10 जुलाई को श्री कृष्ण के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल करने का, श्री कृष्ण सिंह जो कि प्रथम मुख्यमंत्री रहे, उस समय इनको क्या देखो क्या मिला था। तो 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था। कांग्रेस मंत्रिमंडल गठन किनके नेतृत्व में, श्री कृष्ण के नेतृत्व में, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में 1937 में। 1939 में आते हैं। 1939 में गौ रक्षा के मुद्दे पर शाहाबाद, गया एवं पटना में सांप्रदायिक दंगे कराया गया। शाहाबाद, गया और पटना, जो भी मुसलमान लोग थे, जो भी मतलब गाय के मांस मछली खाते थे, उसके विरुद्ध में 1939 में ऐसा करा गया। गया में, शाहाबाद में और पटना में मतलब दंगे हुए मुसलमानों के प्रति गौ रक्षा के मुद्दे पर 1939 में, याद रहेगा। अब क्या हुआ, 1940 में आते हैं। 1940 के बाद आता है 1940 में क्या हुआ, ध्यान देना। फॉरवर्ड ब्लॉक में बिहार की शाखा का गठन हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का नाम होगा या जो भी है, इसका बिहार शाखा गठन हुआ। नहीं, बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक स्थापित करा गया 1940 में, 1940 में। पूछ सकता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक का बिहार में कब गठन किया गया, तो 1940 में बनाया, गठन करा गया। और 1940 में क्या हुआ था, राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां सम्मेलन गठन किया रामगढ़ में संपन्न हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 53वां अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो रामगढ़ में हुआ था। ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे 53वें अधिवेशन के समय। और 53वां अधिवेशन हुआ था 1940 में हुआ था, 1940 ईस्वी में। ठीक है। आगे बढ़ते 1942 में क्या था, 1942 11 अगस्त को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन क्रम में पटना सचिवालय के सामने गोलीकांड हुआ था। यानी कि जो भी यहाँ के आज़ादी के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे, मतलब जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन्होंने गोलीकांड करा। तो याद रखना, गोलीकांड हुआ था पटना सचिवालय के सामने। कब हुआ था, 1942 में हुआ था, 11 अगस्त के दिन, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1942-43 के बीच में आज़ाद दस्ता का गठन हुआ था। आज़ाद दस्ता, आज़ाद दस्ता का गठन कब, तो 1942 से लेकर 1943 के बीच में। अब आते हैं आज़ादी के दिन, 1947 यानी कि आज़ाद हो गया भारत। तो भारत की स्वतंत्रता के पश्चात श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार के प्रथम मंत्रिमंडल गठन किया गया था। बिहार में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन, मंत्रिमंडल का मतलब क्या हुआ, सबको पद दिया गया कि ये स्वास्थ्य मंत्री, ये रक्षा मंत्री, दिस दैट जो भी है, तो उसी को बोलते हैं मंत्रिमंडल, यानी मंत्रियों को समूह को बोलते हैं मंत्रिमंडल। तो मंत्रिमंडल गठन किया गया था किसके द्वारा, श्री कृष्ण सिंह के द्वारा, इन्हीं के नेतृत्व में, यानी कि ये मुख्यमंत्री बनाया गया 1947 में। समझ गए। 1950 में क्या था, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम, यानी कि जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम पारित किया, यानी कि राज्य भूमि सुधार अधिनियम, यानी कि जो भी जमींदारी प्रथा था उसको अंत करा गया, उसको सुधारा गया। समझे। तो इसका नाम क्या है, कि अधिनियम का नाम क्या है, यानी कि अधिनियम का मतलब होता है नियम कानून, मतलब सरकार के द्वारा एक कानून पास करा गया, एक बिल पास करा गया। एक अधिनियम का मतलब ये होता है। तो 1950 में ऐसा करा गया, बिहार राज्य भूमि सुधार अधिनियम लाया गया, जमींदारी प्रथा को उन्मूलन के लिए। ठीक है। 1950 में ऐसा हुआ। 1952 में क्या हुआ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के स्थापित किया गया। देखो, ये विश्वविद्यालय का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय। कहाँ में है, तो मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर के बच्चे जो भी हैं वो जानते होंगे तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय कहाँ है, तो मुजफ्फरपुर में है। कब इसे बनाया गया, तो 1952 में, 1952 में ही इसका स्थापित किया गया था, 1952, याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। और इसी समय पटना नगर निगम की स्थापना हुआ था। देखो, आज़ादी के बाद 1952 में ही पटना नगर निगम, पटना में क्या, नगरों में क्या होता है, नगर निगम होता है। यहाँ पे नेता और उस तरह का नहीं होता, मुखिया वो नहीं होता, सरपंच नहीं होता, यहाँ पर डायरेक्ट क्या होता है, नगर निगम होता है। तो पटना में क्या है, नगर निगम की स्थापना कब हुआ था, 1952 में ही किया गया था। और उसी ईयर में बाबा भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया था। 1956 में क्या हुआ, तो बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 पारित किया था। बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम, चकबंदी का मतलब होता है गाड़ी से रिलेटेड होगा नियम कानून, समझ गए। तो वही है, बिहार राज्य चकबंदी अधिनियम 1956 पारित किया गया था 1956 में, याद रहेगा। और 1956 में ही क्या हुआ था, नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शंस कॉरपोरेशन लिमिटेड बिहार राज्य में विभिन्न नदी परियोजनाओं को संचालित करने हेतु स्थापित किया गया था। नदी परियोजनाएं मतलब नदी को बेहतर करना, साफ करना, सुथरा करना, उसको ठीक से, मतलब जो भी है, मतलब नदी परियोजना का मतलब ये होता है कि नदी को बेहतर बनाना। और उसी को बेहतर बनाने के लिए क्या बनाया गया था,
एक मतलब कॉरपोरेशन का स्थापना कराया गया था। कब? 1956 में। उसका नाम क्या था? नेशनल प्रोजेक्ट से कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। समझ गए? बिहार राज्य में विभिन्न नदियों के परियोजनाओं को संचालित करने हेतु बनाया गया था। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 1964 में क्या हुआ? तो 1964 में बरौनी तेल शोधक कारखाना बनाया गया। जो बरौनी में जाते हो ना, बरौनी कहाँ है? बेगूसराय के अंदर है। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो बनाया गया था 1964 में ही बनाया गया था। 1964 में इसका स्थापित किया गया था सोवियत संघ के सहायता। सोवियत संघ मतलब उस समय जो रसिया था वो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। जो रूस था उसको पहले सोवियत संघ बोलते थे। तो ये मान के चलो कि रूस के द्वारा ही बरौनी तेल शोधक कारखाना को बनाया गया। तो और 1664 में ही बनाया गया था, स्थापित किया गया था। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1970 में क्या हुआ? बिहार राज्य टेक्सटाइल की स्थापना किया गया था। बिहार राज्य टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब क्या हो? खादी से रिलेटेड हो गया, मतलब कपड़ों से रिलेटेड है। तो बिहार राज्य टेक्सटाइल की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 ईस्वी में, 1970 में। आगे बढ़ते हैं। 1972 में क्या हुआ? 1972 में था कोसी प्रमंडल का गठन हुआ था। कोसी प्रमंडल, कोसी प्रमंडल का स्थापना कब हुआ? तो 1972 में हुआ था। फिर दरभंगा प्रमंडल का स्थापना करा गया था। प्रमंडल गठन 1973 में, 1973 में दरभंगा प्रमंडल का गठन हुआ। आगे बढ़ते हैं। 1974 में क्या हुआ? पटना डेंटल कॉलेज की स्थापना। देखो पटना में कितने कॉलेज हैं? साइंस कॉलेज, नॉर्मल कॉलेज, फिर डेंटल कॉलेज, है कि नहीं? तो ये कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे आखिरी में कौन आया? डेंटल कॉलेज आया। पटना मेडिकल कॉलेज अलग है। पटना कॉलेज मेडिकल कॉलेज का 1925 में आया था। और पूछेगा पटना डेंटल कॉलेज की स्थापना कब? तो 1974 में, आज़ादी के बाद 1974 में पटना डेंटल कॉलेज की स्थापना कराया था। और बिहार राज्य में चीनी निगम की स्थापना किया। चीनी निगम का मतलब क्या होता है? चीनी को देखने के लिए, मतलब चीनी प्रोडक्शन को देखने के लिए चीनी निगम की स्थापना करा गया था बिहार राज्य में। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 1981 में क्या हुआ? 1981 मगध प्रमंडल की स्थापना करा। मगध प्रमंडल, देखो कोसी प्रमंडल बना, दरभंगा प्रमंडल बना, अब कौन बना? मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल की स्थापना 1981 में, 1981 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 1986 में क्या होता है? बिहार फुटबॉल एवं हॉकी महासंघ की स्थापना। देखो हालांकि यहाँ का स्पोर्ट्स नहीं डेवलप है, फिर भी उस समय देखो महासंघ की स्थापना कराया था, बिहार फुटबॉल और हॉकी महासंघ। कब? तो 1986 ईस्वी में, 1986 में, 1986 में बिहार फुटबॉल एवं हॉकी महासंघ की स्थापना हुआ था। लेकिन आजकल तो फुटबॉल और हॉकी दोनों में से कहीं भी बिहार का रैंकिंग नहीं दिखा देता है। तो थोड़ा सा बिहार सरकार स्पोर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। 1990 में क्या हुआ? पूर्णिया प्रमंडल का गठन किया था। पूर्णिया प्रमंडल गठन 1990। जो भी बच्चे होंगे अपने अपने प्रमंडल का नाम याद रखेंगे। पूर्णिया प्रमंडल 1990 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। 1991 का हुआ था सारण प्रमंडल का स्थापना। सारण प्रमंडल 1991। पूर्णिया 1990, 1991 में सारण प्रमंडल। मुंगेर आया 92 में। 93 में बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 1993 विधानमंडल द्वारा पारित हुआ था। बिहार राज्य पंचायत अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य पंचायत अधिनियम कब लाया गया था? तो 1993 में लाया गया था। किसके द्वारा पारित किया गया था? तो विधानमंडल के द्वारा पारित किया गया था। याद रहेगा। अब आते हैं 1998, 1998 मौलाना मजहुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया? पटना में स्थापित किया गया था। मौलाना मजहुल हक, जो कि होम रूल आंदोलन का आरंभ करा था 1916 में इन्होंने। और साथ में उन्होंने क्या था? एक क्या बोलते हैं आश्रम वगैरह भी बनवाया था इन्होंने, है कि नहीं। सदाकत आश्रम बनवाया था, पढ़ाए थे मौलाना मजहुल हक के बारे में। और इन्हीं के नाम पे क्या बनाया गया? विश्वविद्यालय बनाया गया, मौलाना मजहुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय। कहाँ में है? तो पटना में है। 1998 में बनाया गया, स्थापित किया गया। पढ़ने के बाद 2000, अब आगे 2000 में क्या होता है? बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 1983 के तहत पहली बार पंचायत चुनाव संपन्न हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 1993 के तहत, मतलब इस नियम के तहत, बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 1993 के अधिनियम के तहत क्या होता? पंचायत चुनाव संपन्न किया था बिहार में पहली बार। तो पूछ सकते हैं बिहार में पहली बार पंचायत चुनाव कब हुआ था? तो सन 2000 में हुआ था। किस नियम के तहत हुआ था? तो बिहार राज्य पंचायत अधिनियम 1993 के तहत। और बिहार से झारखंड राज्य पृथक हुआ था सन 2000 में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सन 2000 में क्या हुआ था? बिहार से झारखंड अलग हो गया था। तो पूछ सकते हैं झारखंड की स्थापना कब हुआ था? तो सन 2000 में। लेकिन बिहार का स्थापना पूछेगा तो 1912 ईस्वी में। ठीक है, ये कन्फ्यूज नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। अब आगे 2005 में, अब तो आगे लगभग बहुत समय था। 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए एवं जदयू और भाजपा की सरकार का गठन हुआ। उसमें जदयू और भाजपा दोनों साथ में था। और नीतीश कुमार को बनाया गया मुख्यमंत्री, बनाया गया 2005 ईस्वी में। ठीक है। 2006 में क्या हुआ? समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन हुआ। समान स्कूल प्रणाली आयोग मतलब स्कूलों को मतलब अच्छे से संचालित करने के लिए बनाया गया। समान स्कूल प्रणाली आयोग का गठन सन 2006 में, स्कूल को बेहतर करने के लिए।
साथ में 2006 में ही बिहार भूमि सुधार आयोग की स्थापना किया। बिहार भूमि सुधार आयोग, याद रखना, बिहार भूमि सुधार आयोग की स्थापना कब? सन 2006 में ही हुआ। अब 2006-7 में क्या हुआ था? राज्य में परिणाम बजट की शुरुआत हुई। परिणाम बजट यानी बजट की शुरुआत पूछेगा कि बिहार में बजट की शुरुआत कब हुआ था, तो सन 2006 से 2007 के बीच में स्टार्ट हुआ था बजट। पहले बजट नहीं बनता था, लेकिन 2006-7 से बजट बनना शुरू हुआ था। क्लियर है? सन 2008 में बिहार में प्रशासनिक सुधार मिशन की शुरुआत की। प्रशासनिक सुधार यानी कि सिपाही वगैरह जो है, जो भी है प्रशासन जो है, उसको सुधार करने के लिए सन 2008 में लाया गया। बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन लाया गया, BPSM, जिसको अंग्रेजी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं। तो BPSM की शुरुआत कब? सन 2008 में हुआ। 2008-9 में क्या हुआ? राज्य में लिंग आधारित यानी जेंडर बजट स्टार्ट किया गया, यानी लिंग आधारित बजट लाया गया सन 2008-9 में। पूछ सकता है कि बिहार में पहली बार जेंडर बजट यानी कि लिंग आधारित बजट का शुरुआत हुआ था, तो ये हुआ था सन 2008-9 में हुआ था। क्लियर है? सन 2009 में क्या हुआ था? अक्षर आंचल योजना की शुरुआत हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है अक्षर आंचल। अक्षर आंचल बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड होगा, तो अक्षर आंचल योजना की शुरुआत जो हुआ था सन 2009 में हुआ था, अक्षर आंचल योजना। आगे बढ़ते हैं सन 2011। सन 2011 में क्या था? विधायक फंड की समाप्ति करा गया। साथ में मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत की गई। देखना, विधायक फंड, पहले क्या था? विधायकों के लिए फंड आया करता था, उनके विकास के लिए, उनको सेवा के लिए। तो विधायक फंड को क्या कर समाप्त कर दिया गया सन 2011 में। विधायक फंड को क्या करेगा? हटा दिया गया। और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, योजना का मतलब क्या है? एक नियम कानून मान के चल सकते हो। इस योजना का नाम क्या है? मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना। इसका शुरुआत करा गया सन 2011 में। और बिहार में क्या हुआ? लोकायुक्त कानून पारित किया गया सन 2011 में ही। लोकायुक्त कानून पारित किया गया कब? सन 2011 में ही। इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं 2012 में। 2012 में क्या हुआ? 3 दिवसीय ग्लोबल बिहार समिट आयोजित किया गया था। 3 दिनों तक चला ये। क्या था? ग्लोबल बिहार समिट आयोजित किया गया था सन 2012 में। फिर 2013 में क्या था? NDA गठबंधन से जदयू अलग हो गया। सन 2013 में क्या हुआ? जदयू अलग हो गया NDA से, यानी कि जो भाजपा हाल फिलहाल में, उससे क्या हुआ? अलग हो गया जदयू सन 2013 में। और फिर 2014 में बिहार के खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ। खाद्य सुरक्षा कानून यानी कि जानवर हो गया जो खाने पीने, खाद्य सुरक्षा का मतलब जो खाने पी रहे हैं वो सही से आप खा पी रहे हैं कि नहीं, है कि नहीं। तो इसके लिए कानून लाया गया, खाद्य सुरक्षा कानून, सन 2014 में लाया गया। इंपॉर्टेंट है। और 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा की भारी जीत हुई। अब देखो क्या हुआ? सन 2014 में भाजपा जीत गया। 2014 में का देखो, NDA से तो अलग हो गया, जदयू अलग हो गया, लेकिन 2014 में क्या? भाजपा जीत गया भारी मतलब। और नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद जीतन राम मांझी को बिहार मुख्यमंत्री बनाया गया। और जैसे यहाँ पे क्या हुआ? 2014 में क्या हुआ? नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बने उसमें। समझ गए? लोकसभा चुनाव देखो हार गए थे ये राज्य के मुख्यमंत्री वाला चुनाव नहीं, लोकसभा चुनाव हार गए थे ये। लोकसभा चुनाव कौन जीता? भाजपा जीत गया था। और इसी कारण क्या, नीतीश कुमार का इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री बनना पड़ा। और फिर राजद जदयू का गठबंधन शुरू हो गया। राजद और जदयू गठबंधन कब हुआ? सन 2014 में हुआ, याद रहेगा। अब आगे क्या हुआ देखो, 2015 में क्या हुआ? 2015 में अक्टूबर नवंबर महीने में क्या हुआ? 2015 में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ। 2015 में क्या हुआ? अक्टूबर नवंबर महीने में क्या हुआ? विधानसभा चुनाव हुआ। राजद जदयू तथा कांग्रेस के महागठबंधन में भारी जीत हुआ। फिर 2015 में क्या हुआ? इन्होंने विधानसभा चुनाव जीत लिया, जो गठबंधन की सरकार थी। फिर 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार को 5वीं बार मुख्यमंत्री पद स्थापित किया था। 20 नवंबर 2015 को नीतीश कुमार की बार 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाया गया। फिर 2016 में देखो, शराब, राज्य में शराब पूर्णतः प्रतिबंध किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि बिहार में शराबबंदी कब हुआ था, किस तारीख को हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 6 अप्रैल 2016 को शराब बंद करा गया था बिहार के अंदर। 6 अप्रैल 2016 को बिहार में क्या हुआ? शराब बंद। और 5 जून 2016 को लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू किया गया, यानी कि लोगों को अगर शिकायत है तो एक नियम कानून लगा दिया गया है इसको निवारण करने के लिए, लोगों की शिकायत को सॉल्व करने के लिए एक अधिनियम पारित किया गया, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, सॉरी, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम है ये। समझ गए? अब आते हैं 2017 में। 2017 में क्या हुआ? ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। 2017 में हुआ सत्तारूढ़ महागठबंधन से जदयू से नाता तोड़ा, मतलब महागठबंधन से जदयू से फिर नाता तोड़ा और 26 जुलाई को। और भाजपा के सहयोगी नीतीश कुमार 6ठी बार मुख्यमंत्री बने। देखो, जदयू में फिर चल गए थे ये। और फिर से क्या हुआ कि उन्होंने क्या करा? जदयू से नाता तोड़ा और भाजपा के साथ, मतलब भाजपा, एक सेकेंड, सत्तारूढ़ महागठबंधन से देखो 2017 में क्या था? पहले तो क्या था? गठबंधन में थे। 2015 में गठबंधन के में क्या था? मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार 2015 में।
और फिर हो गया 2017 में क्या हुआ था, गठबंधन से नाता तोड़ लिया और भाजपा के साथ ऐड हो गए 2017 में 27 जुलाई के दिन, ठीक है, ऐसा हुआ। और फिर मुख्यमंत्री बन गए, यानी कि अब जो गठबंधन था वो सिर्फ भाजपा और जदयू के बीच में रहा, और ये जो क्या बोलते हैं राजद था उसको अलग कर दिया गया, मतलब अलग हो गया, उससे मुख्यमंत्री अलग हो गए। अब 2018 में क्या हुआ, विधानसभा में प्रोविजंस एंड एक्साइज बिल लाया गया, 2018 में पारित किया गया। विधानसभा में कौन सा, प्रोविजंस एंड एक्साइज बिल 2018 पारित किया गया 23 जुलाई के दिन। विधानसभा में क्या, प्रोविजंस एंड एक्साइज बिल 2018 पारित किया गया, याद रहेगा। 2019 में क्या हुआ था, 17वीं लोकसभा चुनाव में फिर क्या हुआ, भाजपा जदयू और लोक में भाजपा हुआ, भाजपा जदयू और लोकसभा चुनाव फिर से ये तीनों मिलकर क्या, जो भी गठबंधन था ये जीत गए 2019 में, भाजपा जदयू और लोकसभा। फिर क्या हुआ 2020 में कोरोना की महामारी आया, पता ही है कि कोरोना कब आया था, 2020 में आया था। तो कोरोना की महामारी के बीच में 17वीं बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न, कोरोना के बीच में ही वो कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ था, 17वां विधानसभा चुनाव था ये, ठीक है, संपन्न हुआ। और 125 सीट की जीत के साथ एनडीए की वापसी हुई, और फिर क्या हुआ, एनडीए जीत गए। विधानसभा चुनाव की बात हो रहा है यहाँ पे, ना कि मुख्यमंत्री के चुनाव, विधानसभा चुनाव जीते जिसमें एनडीए जीत गया, यानी कि भाजपा की सरकार 125 सीट के साथ क्या हुआ, जीत गए। अब आते हैं 2021 में क्या था, रामविलास पासवान के मरणोपरांत पद्म भूषण और दुलारी देवी को, ये देखो सारे 2021 इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा करंट पूछे जाएगा, करंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि रामविलास पासवान क्या हुआ था, मर गए, तो मरणोपरांत इनको पद्म भूषण दिया गया सन 2021 में। साथ में दुलारी देवी को दिया गया, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, मृदुला सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह, इन सबको क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया। तो सबका नाम इंपॉर्टेंट है, रामविलास पासवान, दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, मृदुला सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह, ये सब क्या दिया, पद्मश्री दिया गया था। कब दिया था, सन 2021 में दिया गया था। अब 2022 में आता है, 2022 में क्या है, आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य एवं डॉक्टर सैबाल गुप्ता को मरणोपरांत दिया गया, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री दिया गया। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में किनको दिया गया, कौन सा अवार्ड दिया गया, तो पद्मश्री दिया गया है। कब दिया गया, तो सन 2022 में दिया गया। किसको किसको, तो आचार्य चंदना जी, आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य करने के लिए उनको दिया गया, और साथ में डॉक्टर सैबाल गुप्ता को दिया गया, ये मर चुके हैं, मरने के बाद इनको दिया गया ये, ठीक है, पद्मश्री दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, याद रहेगा। अब आते हैं 2023 में क्या हुआ, सुश्री सुभद्रा देवी एवं कपिल देव प्रसाद को कला एवं आनंद कुमार को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में, देखो दो लोग को, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद, पूछ सकता है कला के क्षेत्र में किसको दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में किसको दिया गया, साहित्य के क्षेत्र में किसको दिया गया, तो इंपॉर्टेंट है। तो सुभद्रा देवी और कपिल देव को किस में दिया गया, कला के क्षेत्र में दिया गया 2023 में। और वही बात करते हैं आनंद कुमार को किसके दिया, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया पद्मश्री, तो ये हम पार्ट रहे। फिर लेके आ रहा राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को बिहार में राज्यपाल नियुक्त किया गया, और सन 2023 में किसको, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, इनको बनाया गया है बिहार का राज्यपाल, समझ गए। तो ये था 2023 का। अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है कि नहीं। तो जो भी घटनाएं होगा उसको आगे पढ़ते रहिए करंट अफेयर में, है कि नहीं। तो ये था 2023, जो भी है इसको थोड़ा सा फिर से मैं रिवाज कर दे रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये करंट अफेयर में पूछा जाता है। रामविलास पासवान को दिया गया पद्म भूषण दिया गया, पद्मश्री और पद्म भूषण कन्फ्यूजन नहीं कीजिएगा। रामविलास पासवान को पद्म भूषण दिया गया, बाकी जितने भी लोग हैं सबको पद्मश्री दिया गया, तो थोड़ा सा ध्यान दें। पद्म भूषण दिया गया रामविलास पासवान को, बाकी दुलारी देवी, रामचंद्र मांझी, मृदुला सिन्हा, दिलीप कुमार सिंह, इन सबको क्या दिया गया, पद्मश्री दिया गया ओनली। और बात करते हैं पद्मश्री किसको दिया गया, 2022 में दिया गया आचार्य चंदना जी को सामाजिक कार्य के लिए, और सैबाल गुप्ता को दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में पद्मश्री, ठीक है। फिर 2023 में आता है, 2023 में दिया गया तीन लोगों को, सुभद्रा देवी और कपिल देव प्रसाद को सेम चीज़ में, कला के क्षेत्र में। और वही बात करते हैं आनंद कुमार को दिया गया, किसके क्षेत्र में, आनंद कुमार जो ये सुपर 30 के हैं, उन्हीं की बात हो रहा है, आनंद कुमार, समझे, यानी कोई और नहीं, आनंद कुमार ये सुपर 30 के जो संस्थापक उन्हीं का। तो आनंद कुमार को दिया गया शिक्षा एवं क्या बोलते हैं, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में किया गया, पद्मश्री इनको दिया गया, ठीक है। और राज्यपाल रह रहा है वही राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर, ठीक है। तो ये था 2023 तक के हमारा हिस्ट्री था, यानी ईस्वी के जितने भी थे सारे कंप्लीट मैंने कर दिया। अब थोड़ा सा 2 पॉइंट बचता है, तो इसको भी खत्म कर देना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है तो फिनिश हो जाएगा। लिखा हुआ कि बिहार में आने वाले विदेशी यात्री, तो जितने विदेशी यात्री उनको एक जगह लिख दिया गया, ये सबको याद रखना है। पहले कौन आया था, मेगास्नीज आया था, या बिहार में आने वाला पहला विदेशी यात्री, पूछ सकता है कि बिहार में आने वाला प्रथम विदेशी यात्री का नाम बताइए, तो मेगास्नीज था, जो कि सेल्यूकस निकेटर का क्या था, सेल्यूकस के राजदूत के रूप में आया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, याद रखना, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। कौन आया था, मेगास्नीज आया था। कौन था ये, तो ये राजदूत था, किसका राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था,
याद रहेगा। और ये पूछा गया बिहार का पहला में आने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था, तो मेगास्नीज था। तो इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं फाइयान। फाइयान का एक चीनी यात्री है, चाइना का व्यक्ति है ये, जो गुप्त सम्राट के चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। गुप्त सम्राट, ये मौर्य सम्राट नहीं बल्कि क्या, गुप्त सम्राट के समय आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनका नाम क्या है, विक्रमादित्य के नाम से ही बुलाते हैं उनको, उपनाम जिनको बोल सकते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम क्या है, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भी बुलाते हैं उनको, ठीक है। तो विक्रमादित्य के काल में आए थे कौन, फाइयान आए थे, याद रहेगा। उसके बाद कौन आया, ह्वेन आया। ह्वेन ये भी क्या था, एक चीनी यात्री था, जो कि हर्षवर्धन के समय भारत आया था। हर्षवर्धन के समय कौन आया था, ह्वेन आया था, ह्वेन, याद रहेगा। उसके बाद कौन है, इत्सिंग आया। इत्सिंग 7वीं शताब्दी में दूसरा चीनी यात्री था, जो कि 663 में ईस्वी में भारत आया था। 7वीं शताब्दी का यह दूसरा चीनी यात्री कब आया था, 673 ईस्वी, नॉट 63, 673 ईस्वी में भारत आया था। और उसने नालंदा बौद्ध विहार में शिक्षा ग्रहण की है। जो नालंदा बौद्ध विहार था, नालंदा जो विश्व यूनिवर्सिटी था जो पुराना वाला, उसमें इसने शिक्षा ग्रहण किया था, इत्सिंग ने। ये भी क्या, दूसरा चीनी यात्री है, याद रहेगा। नेक्स्ट बढ़ता है रॉल्फ फिच। रॉल्फ फिच ये क्या था, अंग्रेज आते थे। पूछ सकता है कि पहला अंग्रेज यात्री कौन था, अंग्रेज। तो अंग्रेज कौन है, रॉल्फ फिच है। ये क्या था, अंग्रेज यात्री था। ये 1550 से लेकर 87 कुछ में, 1585 से लेकर 87 कुछ में ये आया। मुगल भारत के में भ्रमण क्रम में बिहार आया था ये, याद रखना। मुगल भारत के भ्रमण काल में, मुगल मतलब मुगल लोगों का उस समय क्या था, शासन काल था। 1550 से लेकर 87 में मुगल लोग शासन कर रहा था, तो उसी के शासनकाल में कौन आया था, और रॉल्फ फिच आया था घूमने बिहार, ठीक है। उसके बाद पीटर मुंडी आया। पीटर मुंडी अंग्रेज यात्री था, जो कि 1632 में पटना आया था। 1632 ईस्वी में कौन आया था, पीटर मुंडी आया था। ये भी क्या है, अंग्रेज है। उसके बाद कौन लास्ट में कौन आया, सबसे लास्ट में आया था जॉन ट्रेवेनियर। यह एक फ्रांसीसी यात्री था। देखो ये अंग्रेज नहीं बल्कि फ्रांस से रहने वाला था ये, समझ गए। तो एक फ्रांसीसी यात्री था जो कि 17वीं शताब्दी के मध्य में पटना आया था। 17वीं शताब्दी के समय क्या आया था, कहाँ आया था, पटना में आया था। कौन नाम है, जॉन ट्रेवेनियर, याद रहेगा। तो ये था हमारा जो भी बिहार में आने वाले विदेशी यात्री थे उनका नाम। तो सबको एक जगह एकदम लिखा हुआ है, इसको एकदम अच्छे से याद कर जाना, ठीक है। और आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, स्वतंत्रता से पूर्व बिहार आयोजित होने वाले कांग्रेस अधिवेशन। तो बिहार में मात्र 2 अधिवेशन हुआ, 28वां और 38वां, याद रहेगा। 28वां अधिवेशन हुआ था 1912 में हुआ था, और 1912 में क्या हुआ था, बिहार का स्थापना हुआ था, है कि नहीं। तो 1912 में हुआ है और 28वां अधिवेशन, और अध्यक्ष थे उसमें रंगनाथ सिंह माधवलोकर, इनका पूरा नाम है। कहाँ हुआ था, बांकीपुर में था। देखो पटना का नाम उस समय बांकीपुर था। जो पटना जंक्शन वाला इलाका जो है ना, उसको बोलते हैं बांकीपुर। जो पटना जंक्शन हाल फिलहाल में है, उसको क्या नाम था, पहले बांकीपुर नाम था, समझ गए। तो बांकीपुर में हुआ था, 28वां अधिवेशन हुआ था। रंगनाथ सिंह माधवलोकर उसमें क्या थे, अध्यक्ष थे 28वें अधिवेशन के। तो कांग्रेस का अधिवेशन 28वां। फिर 38वां अधिवेशन हुआ था 1922 ईस्वी में। कहाँ में हुआ था, गया में हुआ था, याद रखना। बिहार के गया जिले में हुआ था 38वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में। उसमें देश बंधु चित्तरंजन दास को बनाया गया था अध्यक्ष, ठीक है। तो ये 2 अधिवेशन पूछा कि बिहार में कांग्रेस कितने अधिवेशन हुए, तो 2 अधिवेशन। कब कब, तो 1912 में और 1922 में। 1912 में 28वां अधिवेशन, 1922 में 38वां अधिवेशन। 28वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में, और 38वां अधिवेशन हुआ था गया में। अध्यक्ष कौन थे, तो 1912 में जो अध्यक्ष थे वो रंगनाथ सिंह थे 28वें अधिवेशन के, और 1922 में देव बंधु चित्तरंजन दास थे, जो कि गया अधिवेशन के थे, ठीक है, 38वें अधिवेशन के थे अध्यक्ष, ठीक है। तो ये था हमारा बिहार का जो हिस्ट्री था, वो पूरी तरह से मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। बिहार का इतिहास ये हुआ, आज फिनिश हो गया, ठीक है। तो पूरे अच्छे से क्या करना है, इसको पूरा रिवाइज कर जाना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।